डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जॉइंट लाइफ पॉलिसी वो समझाऊंगा। ये टॉपिक जनरली सीए फाउंडेशन में क्वेश्चंस में स्टूडेंट से एवेल्यूट करा जाता है। तो ना मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले पॉइंट आता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है। इट्स अ पॉलिसी taken by the firm to cover the life of all partners jointly, so that in case of a death of any partner, policy gets matured and sufficient fund become available and same can be used to pay legal representative of a deceased partner. मीन्स यहाँ पे द पर्पस ऑफ टेकिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो तो फर्म को सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हो सके, फंड्स मिल जाए जिससे हम डिसीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को पे कर सके। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जो टर्म्स यूज हो रही है वो समझाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें क्या हो रहा है, प्रीमियम इज पेड बाय फर्म। मीन्स हम यहाँ पे प्रीमियम को फर्म का एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। ये इट्स नॉट अ पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द पार्टनर। यहाँ पे प्रीमियम को फर्म का एक्सपेंस ट्रीट करा जाता है। अगर पर्सनल एक्सपेंडिचर होता तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कोई रोल ही नहीं आता क्वेश्चंस में। इट्स गुड, इट्स सिंपली एज गुड एज द ड्राइंग्स। यहाँ प्रीमियम फर्म पे कर रही है और प्रीमियम को फर्म का एक्सपेंस मान रहे हैं। और जब हम फर्म का एक्सपेंस मान रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट्स है वो अफेक्ट हो रहे हैं। और जो प्रॉफिट अफेक्ट हो रहे हैं उससे पार्टनर्स को जो शेयरिंग मिल रही है वो अफेक्ट हो रही है। हैंस अकॉर्डिंगली इस प्रीमियम से कोई भी अगर हमें बेनिफिट मिलेगा, इस प्रीम जेएलपी से कोई भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम जेएलपी का पे कर रहे हैं, तो जेएलपी से जॉइंट लाइफ पॉलिसी से कोई भी बेनिफिट मिलेगा, इट शैल बी शेयर बाय ऑल पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट्स सिंपली एज गुड एज कि हमने डेटर्स पे बैड डेट्स हो गए तो बैड डेट से लॉस हुआ, लॉस से हमारे पास सारा फर्म का प्रॉफिट अफेक्ट हुआ। और जब फर्म का प्रॉफिट अफेक्ट हुआ तो पार्टनर्स का शेयर अफेक्ट हुआ। और कभी फ्यूचर में अगर बैड डेट्स की रिकवरी होगी, इट बिकम अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस एंड द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय द ऑल पार्टनर्स। सेम लॉजिक पे मेरे यहाँ पे ये आ रहा है कि जो प्रीमियम है, प्रीमियम कौन पे कर रहा है, प्रीमियम फर्म पे कर रही है। उसके बाद जो भी उस जेएलपी से बेनिफिट मिलेगा इट विल बी शेयर बाय ऑल पार्टनर्स। ये इंपॉर्टेंट थीम हमें याद करनी है। याद करनी मीन्स समझनी है। उसके बाद जेएलपी का कॉन्सेप्ट विल नॉट बी वेरी मच डिफिकल्ट। नाउ कम्स टू दी व्हाट आर द टर्म्स यूज्ड इन द जेएलपी। प्रीमियम, मैच्योरिटी, सरेंडर वैल्यू। प्रीमियम क्या चीज हुई, एनुअल अमाउंट पेड टू कंटिन्यू टू गेट पॉलिसी कवरेज। आप लोगों ने सुना ही होगा इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, मैं इस चीज पे डेलीब्रेट नहीं कर रहा ज्यादा। अब आता है मैच्योरिटी। पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम लेते हैं तो हम कवर करते हैं लाइफ कवर। वो मैच्योर कब होती है, पॉलिसी गेट्स मैच्योर अपॉन डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड पॉलिसी अमाउंट इज पेड टू द फर्म। मीन जब पार्टनर की, किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई तो हम बोलते हैं पॉलिसी मैच्योर हो गई और उसमें जितना भी पॉलिसी अमाउंट है वो हम फर्म को पे कर देते हैं। Now comes another concept which is called surrender value. This term might be new to you क्योंकि ये पहले दोनों टर्मिनोलॉजी तो आपने अपने कहीं ना कहीं मीन्स अभी तक एकेडमिक कैरियर में सुनी होगी। सरेंडर वैल्यू, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इफ पॉलिसी सरेंडर बिफोर इट्स मैच्योरिटी। इट इंक्रीज एवरी ईयर एज प्रीमियम इज पेड। एक सिंपल चीज बताता हूँ, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर। अगर हमने पॉलिसी ली, हम बोलते हैं हम 10 साल तक प्रीमियम पे करेंगे और उससे पहले इफ वी वांट टू डिसकंटिन्यू द पॉलिसी, टेक्निकली इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लिएबल टू पे एनीथिंग। बट बिकॉज ऑफ द सोशल ग्राउंड, बिकॉज आदमी पॉलिसी क्यों ले रहा है, आदमी पॉलिसी ले रहा है टू कवर द लाइफ। अब उस केस में अगर बिकॉज ऑफ एनी कंटिजेंसी उसे पैसा विड्रॉ करना पड़ रहा है, उससे पॉलिसी सारी डिसकंटिन्यू करनी पड़ रही है, तो देर इज अ बेनिफिशियल क्लॉज जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि भाई जब आप पॉलिसी सरेंडर करोगे बिफोर मैच्योरिटी वी विल पे यू सम अमाउंट एंड दैट सरेंडर वैल्यू इंक्रीज एवरी ईयर एज प्रीमियम इज पेड। इसका मतलब सिंपल बात करें, सरेंडर वैल्यू क्या हो गई, इफ वी डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द लाइफ पॉलिसी देन वी विल गेट सम अमाउंट दैट इज कॉल्ड द सरेंडर वैल्यू।
तो आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये सारी टर्मिनोलॉजी आगे हमारे कॉन्सेप्ट में यूज होगी। अब हमारे पास अकाउंटिंग के दो मेथड हैं। जेएलपी प्रीमियम जो हम पे कर रहे हैं उसको हम अपनी बुक्स में एक्सपेंस मान रहे हैं, एंड द सेकेंड मेथड इज सरेंडर वैल्यू इज ट्रीटेड एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मीन्स दो मेथड आपको क्लियर हो रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे तो सिंपल है कि जो भी हमने प्रीमियम पे करा हमने उसको एक्सपेंस मान लिया इररिस्पेक्टिव व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू। अनदर अप्रोच क्या कहती है कि नहीं भाई, जो सरेंडर वैल्यू है वो मेरे लिए एसेट है, क्योंकि मैं कभी भी वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर सकता हूँ, तो मुझे उसको एसेट माननी है। इन दोनों मेथड में, डेथ में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, हम कैसे ट्रीटमेंट करेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला हम केस कौन सा ले रहे हैं? जेएलपी प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अब जेएलपी हमने बात करी थी किस लिए होती है, मेनली कि हमारे पास जब किसी पार्टनर की डेथ हो तो फंड्स अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसलिए कौन सा केस ले रहे हैं? डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब मैं आपको समझाता हूँ। ए बी सी आर पार्टनर हैविंग पीएसआर, पीएसआर स्टैंड फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:2:1. They have taken a JLP of 12 lakhs. The annual premium thereon is 50,000 rupees and same is charged to the profit loss account. On 1423C died, policy amount is received. यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि हम जो भी प्रीमियम पे करते हैं विच चार्जेस टू दी विच चार्ज टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्वेश्चन कहीं भी नहीं बता रहा कि हम सेंट्रल वैल्यू को एसेट मानते। अब 1/4/23 को पार्टनर सी की डेथ हो गई, पॉलिसी अमाउंट मिल गया। क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डेथ ऑफ सी। अब जब हमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हम अभी तक प्रीमियम अमाउंट को क्या कर रहे थे? हम अभी तक प्रीमियम अमाउंट को पीएनएल में चार्ज कर रहे थे, उसको हम एक्सपेंस मान रहे थे। उस एक्सपेंस की वजह से पार्टनर्स का प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा था। अब हमें उस एक्सपेंस से एक बेनिफिट रिसीव हुआ, दैट इज 12 लैक्स। तो यहाँ पे जो मैंने बैंक टू जीएलपी करा है, ये जीएलपी अकाउंट की जो नेचर है ये मेरी इनकम नेचर, क्योंकि हम लोग एक्सपेंस ट्रीट कर रहे थे, सिंपली बैड डेट्स थे, बैड डेट्स की रिकवरी हुई। सेम लॉजिक पे हम लोग प्रीमियम पे कर रहे थे, प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस था। अब बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर हमें इनकम रिसीव हुई, क्योंकि प्रीमियम जो था उससे सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा था। सेम लॉजिक के ऊपर अब जो भी हमें उस लॉस से, उस एक्सपेंस से इनकम अराइज हुई, that income will be shared by all partners in their profit sharing ratio. Hence जितना हमें पैसा मिला इंश्योरेंस कंपनी से, हमारी इनकम हुई, वो इनकम मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो लॉजिक अगर आपको इसका क्लियर हुआ है तो एंट्रीज आर वेरी सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो भी हमने प्रीमियम पे करा था मेरा वो एक्सपेंस था। अब उस एक्सपेंस से मुझे इनकम की रिकवरी हुई, वो इनकम हम लोगों ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। This is a very simple case when JLP premium is treated as an expense. और जब डेथ हुई तो हमको इनकम हुई, वो इनकम हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। Now let's come to the case of the admission of the partner. A and B are partners having PSR of 3:2. They have taken JLP of 12 lakhs. The annual premium of 50,000 is charged to PNL. Same facts. On 31st March 23, they admitted C as a new partner for 150. The surrender value of JLP is 60,000 on the date of admission of the partner. यहाँ पे आपको अगर मैं सिंपल एडमिशन के केस में लेके चलूँ, हम एक बात करते हैं, एक चीज समझाता हूँ मैं आपको, व्हाट इज द गुडविल। आप लोगों ने गुडविल तो पढ़ा ही होगा। गुडविल में आप ट्रीटमेंट क्या करते हो? गुडविल में आप ट्रीटमेंट करते हो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, आप यही ट्रीटमेंट करते हो। गुडविल क्या चीज है? गुडविल एक हमारे लिए एक एसेट है विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मीन्स इससे हमें एक बेनिफिट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 2 लाख की गुडविल है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? 2 लाख का जितना भी इनकमिंग पार्टनर का शेयर होता है या तो वो लेके आता है या उसे हम
डेबिट कर देते उसके शेयर से। बट गुडविल चीज क्या है? गुडविल एक चीज हमारे लिए एक एसेट है आज की डेट में। इफ वी गो टू द मार्केट एंड इफ वी सेल अवर बिजनेस, द बिजनेस विल रिसीव हाउ मच अमाउंट? 2 लाख रुपीज। यही हमारी गुडविल है। तो गुडविल में भी हम एंट्री क्या करते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सेम लॉजिक पे हम यहाँ पे सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी करेंगे। 60,000 रुपये क्या है? 60,000 रुपये इस फर्म के लिए एक एसेट है। मीन्स आज अगर ये फर्म सरेंडर वैल्यू को, जेएलपी को सरेंडर कर दे, आज ये फर्म जेएलपी को सरेंडर कर दे, अगर आज ये फर्म अगर इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर कर दे तो व्हाट विल हैपन? द फर्म विल गेट 60,000 रुपीज। नाउ ये जो 60,000 रुपीज है, गुडविल में भी हम ये क्यों करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग? बिकॉज गुडविल वॉज क्रिएटेड बाय द एफर्ट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, हेंस न्यू पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड एनी शेयर इन इट। सेम लॉजिक पे अभी तक जेएलपी का प्रीमियम कौन पे कर रहा था? जेएलपी का प्रीमियम पे कर रही थी ओल्ड पार्टनर्स। तो अब ऑन द डेट ऑफ एडमिशन उस वैल्यू, उस जेएलपी से जो भी बेनिफिट अराइज हो रहा है, इट शुड बी इट शुड बी शेयर्ड बाय द ऑल पार्टनर्स। सॉरी, माय मिस्टेक, इट शुड बी शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो जैसे हम गुडविल की एंट्री पास करते हैं, सेम लॉजिक पे यहाँ पे नए पार्टनर से हम उसका जेएलपी का शेयर नहीं मंगा रहे, तो हमने क्या एंट्री कर दी? जेएलपी में जेएलपी की सेंट्रल वैल्यू की कीमत कितनी है? 60,000। उसमें उसका शेयर कितना है? 1/5। हमने जेएलसी को 12,000 रुपये से डेबिट कर दिया और दो रिमेनिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन में साइलेंट है, इन व्हाट रेशियो न्यू पार्टनर हैज टेकन ए शेयर, तो ओल्ड रेशियो ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई। तो हमने सरेंडर वैल्यू में जो सी का शेयर है वो ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। मीन्स सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है यहाँ पे जो आपका गुडविल में अप्लाई होता है जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके नहीं आता। गुडविल भी मेरे लिए एक एसेट है। आज हम बेचने जाएंगे तो हमें 2 लाख रुपए मिल जाएंगे और उसमें नया पार्टनर का शेयर नहीं बनता है। तो जो लॉजिक गुडविल का अप्लाई कर रहे हैं वही लॉजिक हम सरेंडर वैल्यू पे अप्लाई कर रहे हैं। कि आज हम पॉलिसी सरेंडर कर देंगे, हमें 60,000 का बेनिफिट होगा। इस 60,000 के बेनिफिट में सी का शेयर नहीं है, तो हमने सी को डेबिट करा है इन द शेयर इन अ सरेंडर वैल्यू और रिमेनिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने क्रेडिट कर दिया है। मीन्स गुडविल के लॉजिक को ही यहाँ पे जेएलपी की सरेंडर वैल्यू में अप्लाई कर रहे हैं। इन व्हाट सिनेरियो? जब हम प्रीमियम को एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं। नाउ कम्स द केस रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। अगर हमें एडमिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो यहाँ पे हम रिटायरमेंट में भी सेम लॉजिक लगाएंगे। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग इन 3:1। जेल पॉलिसी अमाउंट 12 लैक्स, प्रीमियम 50,000 पे करते हैं जिसको हम पीएनएल में चार्ज कर रहे हैं। On 31st March 23, C retired. The surrender value of the policy on the date of retirement is 60,000. अब सेम लॉजिक पे ये जो है, जो गुडविल जब हम रिटायरमेंट होती है तो गुडविल में हम क्या करते हैं? उसको रिटायरिंग पार्टनर्स को गुडविल का शेयर देते हैं। बिकॉज सेम लॉजिक में दोबारा बता रहा हूँ क्या चीज, आज की डेट में अगर हम गुडविल को बेचने जाते तो इतना पैसा मिलता और उसमें सी का शेयर है, क्योंकि गुडविल जो क्रिएट हुई है यहाँ पे सारे पार्टनर्स की एफर्ट से क्रिएट हुई है। सिमिलरली लॉजिक पे ये जो सरेंडर वैल्यू एक एसेट क्रिएट हुई है, ये क्यों क्रिएट हुई है? क्योंकि पास्ट में हमने प्रीमियम पे करा है और ये प्रीमियम से सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट अफेक्ट हुआ है इंक्लूडिंग सी। है जब सी छोड़ के जा रहा है तो वो बोलेगा मुझे मेरे इस सरेंडर वैल्यू में आप शेयर दे दीजिए। तो यहाँ पे सी का शेयर कितना है? 1/6। तो हम लोगों ने इसको 1/6 कर दिया, 10,000 आ गया और रिमेनिंग पार्टनर्स को हमने गेनिंग रेशियो में डेबिट कर दिया 3:2। सेम लॉजिक एडमिशन था, सेम लॉजिक हमारा रिटायरमेंट में है। तो हमने यहाँ पे ये 3 केसेस देखे जब हम जेएलपी प्रीमियम को एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं। उस सिनेरियो में डेथ में क्या सिनेरियो होगा वो हमने समझा, एडमिशन में क्या सिनेरियो होगा वो हमने समझा, रिटायरमेंट में क्या सिनेरियो होगा वो हमने समझा।
अब हम एक केस लेके चल रही है जहां पे जेएलपी की सरेंडर वैल्यू को हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं, एसिड ट्रीट कर रहे हैं। ये समझाता हूं मैं आपको। ABC are partners having a PSR of 2 to 1, सेम डाटा लिया है, 12 लाख पॉलिसी अमाउंट है, एनुअल प्रीमियम इज चार्ज टू द PNL। यहाँ तो ऑब्वियसली एनुअल प्रीमियम है, ये लाइन गलती से कॉपी पेस्ट हो गई, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, एनुअल प्रीमियम ये आता है। On 1/4/23 C died, policy amount is received. The surrender value appearing in the books is rupees 2 lakh. मीन्स आज की डेट में हमारी बुक्स में एक सरेंडर वैल्यू एक एसेट अपीयर हो रही है। अब पॉलिसी अमाउंट हमें कितना मिला, डेथ के ऊपर पॉलिसी मैच्योर हो गई। अब हमें पॉलिसी अमाउंट कितना मिला, 12 लाख रुपीज। अब आप एक सिंपल मुझे लॉजिक बताना कि अगर मेरी बुक्स में लैंड की वैल्यू अपीयर हो रही है 70,000, ये मेरी क्या चीज है, बुक वैल्यू। और मुझे जो सेल प्रोसीड्स हुई वो मुझे कितने की हुई, 2 लाख रुपए की। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 130। ये मेरा क्या होगा, प्रॉफिट। सेम लॉजिक पे मेरी बुक्स में JLP की सरेंडर वैल्यू कितनी शो हो रही है, 2 लाख रुपीज। मुझे उसके अगेंस्ट सेल प्रोसीड्स, उस एसेट्स के अगेंस्ट अपॉन मैच्योरिटी कितना पैसा मिला, 12 लाख रुपए। इसका मतलब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, द प्रॉफिट इज 10 लाख रुपीज। और ये 10 लाख रुपीज हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ PSR, दैट इज 2:2:1। सिंपल लॉजिक है, मेरी बुक्स में एक एसिड अपीयर हो रही है, उस एसिड के अगेंस्ट मुझे सेल प्रोसीड मिली, द डिफरेंस इज द प्रॉफिट। वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इट्स अ प्रेटी सिंपल, कोई इसमें टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। आइए अब हम केस लेते हैं एडमिशन रिटायरमेंट। अपॉन एडमिशन एंड रिटायरमेंट व्हेन सरेंडर वैल्यू इज अपीयरिंग इन अ बैलेंस शीट, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, नो एंट्री इज पास। ये मैं आपको एक लॉजिक से समझाता हूँ। लॉजिक क्या है कि हम JLP जब हम सरेंडर वैल्यू को एसेट शो करते हैं तो हमारी अकाउंटिंग क्या रहती है, उससे आप ये अप्रिशिएट करो कि भाई ये नो एंट्री क्यों पास होती है। बीइंग अ प्रोफेशनल एग्जाम मेक्स रीज, बार बार मेरी जो थीम है वो यही है कि हमें कुछ भी चीज को रटना नहीं है, समझना है वाई, तभी हम आगे जाके कुछ भी अपना एडिशनल वैल्यू इनपुट दे सकते हैं। आइए अब मैं आपको अकाउंटिंग बताता हूँ, इसकी अकाउंटिंग होती कैसे है। जब हमने प्रीमियम पे करा तो हमने एंट्री पास कर दी, हमने एक एंट्री पास कर दी, JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने JLP को डेबिट कर दिया। फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू इज जनरली नील, तो फर्स्ट ईयर के एंड पे हमने सारे का सारा अमाउंट PNL में चार्ज कर दिया, क्योंकि जब हमने अमाउंट जो पे करा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई अगेंस्ट मेरे पास एसेट ही नहीं है, पूरे का पूरा अमाउंट हमने PNL में चार्ज कर दिया। नेक्स्ट ईयर अगेन मैंने 1/5 क्या लिया, मैंने ये डेट पॉलिसी डेट लिया कि इस दिन हमने फर्स्ट टाइम पॉलिसी ली थी, और एनुअल प्रीमियम अकॉर्डिंगली वैसे पे करेंगे। फिर हमने 50,000 का प्रीमियम पे करा। लेट्स एज्यूम कि इस साल के एंड में द पॉलिसी गेट्स अ सरेंडर वैल्यू ऑफ 10,000। हेंस तो मैंने क्या करा, JLP में अकाउंट में 10,000 का डेबिट बैलेंस शो करा, एंड द रिमेनिंग अमाउंट आई चार्ज टू दी PNL। मीन्स 50,000 रुपये जो हमने 21-22 में पे करे, हमने उसमें ये एज्यूम करा कि 40,000 रुपये तो दोस्त मेरा खर्चा है और 10,000 मेरी एसेट है। थ्रू दिस मेथडोलॉजी ये जो एसेट है ये मेरी बैलेंस शीट, अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 22 को, तो ये मेरी बैलेंस शीट में JLP एक 10,000 रुपये की एसेट अपीयर होगी। अब ये मेरे पास 1/4/22 को ओपनिंग बैलेंस बन गया। हमने 1/5/21 को 50,000 रुपये का प्रीमियम पे करा। आई एज्यूम द सरेंडर वैल्यू एट द एंड ऑफ 23 इज 15,000। हेंस अकॉर्डिंगली 60,000 हमारे पास डेबिट साइड में टोटल आ रहा था, 15,000 वी क्रिएट एज एन एसेट एंड 45 वी चार्ज टू दी PNL। ये मैंने आपको अभी लॉजिक बताया है कैसे हम JLP की अकाउंटिंग करते हैं जब हम सरेंडर वैल्यू को एसेट ट्रीट करते हैं। अब आप
इस लॉजिक पे आते हैं जो मैंने आपको क्या कहते हैं समझाया कि जब हम जेएलपी सरेंडर वैल्यू को ऐसे ट्रीट करते हैं तो एडमिशन रिटायरमेंट में कोई भी एंट्री पास नहीं होती। क्यों नहीं होती, अब मैं आपको उसका लॉजिक बताता हूँ। अब एक चीज समझिएगा आप, हमने जेएलपी प्रीमियम 3 साल में अभी कितना पे करा है, 150, और उसमें से सिर्फ 1,35,000 हैज बीन चार्ज टू दी पीएनएल एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज शोन एज एन एसेट। ये आपको क्लियर हो रहा है? रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, 15,000। तो रिमेनिंग अमाउंट 15,000 हमने एसेट शो करी। अब आप लॉजिक समझना। इन अदर वर्ड्स, बाय चार्जिंग लेस अमाउंट टू पीएनएल there is a more profit, and as a result partner have already taken the benefit of surrender value। मीन्स अगर हम एक सिंपल सा लॉजिक समझने की कोशिश करें, मैंने यहाँ बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में अगर यहाँ पे जेएलपी मेरी एक एसेट अपीयर हो रही है, तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि भाई ए एंड बी को इसका बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है। और वो हम लोग एग्जामिशन नहीं ले रहे हैं, वो मैंने आपको लॉजिक से समझाया कि जब हमने प्रीमियम 1.5 लाख पे करा है उसके अगेंस्ट हमने सिर्फ पीएनएल में चार्ज 135 करा है, तो 15,000 रुपये हमने कम चार्ज करा है। इससे 15,000 से पार्टनर्स का प्रॉफिट बढ़ गया। वो पार्टनर्स का प्रॉफिट बढ़ गया, इसका मतलब पार्टनर्स ने जेएलपी का बेनिफिट ले चुके हैं। जब वो जेएलपी की सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट ले चुके हैं, तो जब वो सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट ले चुके हैं, तो अपॉन एडमिशन और रिटायरमेंट हम कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। यहाँ वाले केस में जो हमने ऊपर चीज करी थी एडमिशन में, यहाँ सरेंडर वैल्यू अपीयर बुक्स में नहीं हो रही थी, तो हमने सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को दिया था, और रिटायरमेंट में सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट हमने रिटायरिंग पार्टनर को दिया था। और जब हम लोग सरेंडर वैल्यू को एसेट शो कर रहे हैं, it means the partner has already got the benefit of the JLP surrender value। Hence इस सिनेरियो में जब हम JLP surrender वैल्यू को एसेट शो कर रहे हैं, तो एडमिशन रिटायरमेंट में हम कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से जेएलपी की अकाउंटिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप डिफरेंट सिनेरियो में कैसे करेंगे क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट विल मोटिवेट मी टू गिव मी मोर सच एजुकेशनल एंड conceptual video for the benefit of my students। Thank you।